नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएसएन पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन की इकोनॉमी की पीटी 365 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज की डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे टॉपिक 1.3.2 के बारे में, जो कि है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो है वो कवर कर लिया था आर्टिकल। तो चलिए अपनी डिस्कशन आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंटेक्स्ट की। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में क्या है कि भारत की सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक, आप इनिशिएटिव कह सकते हैं, लॉन्च करा जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, यानी कि एनएमपी। ये एक प्रकार से रोड मैप हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक तरीके से एक फ्यूचर सिनेरियो हमें प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार से जो एसेट हमारे देश में आइडल पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, किसी यूज के नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पैसे जनरेट करने की, तो उसको हम एसेट मोनेटाइजेशन के कंसेप्ट से उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है एसेट की कि वो पैसा प्रोड्यूस कर सकता है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। बात समझने की कोशिश करना। आर्टिकल में वैसे और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि टॉपिक इसी के बारे में। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है कि सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। एक घर पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका कोई, आपकी कोई बिल्डिंग है, वो खंडर पड़ी हुई है बहुत टाइम से, आपके गांव में पड़ी हुई है मान लीजिए, और क्या कहते हैं, वो किसी यूज की नहीं है। लेकिन क्या होगा जब आपको पता लगे कि यहां से एक हाईवे पास हो रहा है और एक प्रकार से मेरी जो जमीन की वैल्यू है ना, वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। अब वो बढ़ रही है, तो अभी तक तो एक खंडर पड़ा हुआ था। फिर आपने क्या सोचा, मेरा एक घर खंडर पड़ा हुआ है, यहां से हाईवे पास हो रहा है, तो क्यों ना यहां पर मैं एक फूड कोर्ट खोल दूं, यहां पर मैं एक रेस्टोरेंट खोल दूं, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि मुझे लगता है, आपको लगता है कि हाईवे से गुजरने वाले लोगों को इस चीज की जरूरत हो सकती है, और कल को अगर मुझे कुछ भी जरूरत नहीं हुई तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं उसको बेचूंगा तो मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इसको कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। कि एक एसेट, एक बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज जो अभी तक बकवास तरीके से, आप कह सकते हैं कि कबाड़ी वाले की तरह, एक जो उसके पास सामान होता है उसकी तरह पड़ी हुई थी, कबाड़ी के सामान की तरह, अब उसमें आपने कुछ तिगड़म करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, ये इनिशिएटिव करा किसके लिए जाएगा, ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है दोस्तों ब्राउनफील्ड, लिख देते हैं यहां पर, एक होता है ब्राउनफील्ड, और दूसरा वर्ड होता है जो कि अक्सर आप सुनेंगे करंट अफेयर में, एक होता है ग्रीन फील्ड। ठीक है, ये डिफरेंस आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। देखो, ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पता है कौन सी होते हैं। ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी चीज जो होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो कैसे क्या होती है, ये देखो, सबसे पहले तो याद रखना, ये एक ना इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल टर्म्स होती हैं। ठीक है, आप इसको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर में अक्सर सुनोगे। ब्राउन फील्ड दोस्तों वो प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, मतलब हमारे देश के अंदर कोई हाईवे है, कोई रेलवेज है, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है टू जेड, वो ऑलरेडी बन रखा है, बस उसकी हालत बेकार है, हम उसमें से थोड़ी सी मरम्मत करवा दें तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे उस हाउस का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने ऊपर लिया, ये घर है हमारे पास, ये खंडर पड़ा हुआ है, थोड़ी सी मरम्मत इसमें करवाकर, अच्छा सा पेंट करवाकर, बिल्डर को बुलवाकर कुछ नई तरीके के डिजाइन का बनवाकर, ये एक बिल्कुल बेहतरीन नए जमाने का घर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, इसको कहते हैं ब्राउनफील्ड, उसमें हमने कुछ चेंजेस करके उसको नया लुक दे दिया। ग्रीनफील्ड क्या होते हैं, ग्रीनफील्ड होता है कि एक तरीके से आप उसको ना डेवलप करना शुरू कर रहे हो, एक तरीके से अब उस प्रोजेक्ट का बर्थ हो रहा है, कुछ भी नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तब होगा जब अब इस पे कंस्ट्रक्शन किसी घर की, किसी बिल्डिंग की, किसी ऑफिस की होना शुरू हुई है। ये होता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के बीच में डिफरेंस। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, अब आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, अब आप रिलैक्स होकर सुन लो उसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये एसेट मोनेटाइजेशन है क्या। जैसा कि हमने ऊपर बात कर ली है, लेकिन इसको जानते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। इसको हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन को एसेट रिसाइकलिंग या फिर कैपिटल रिसाइकलिंग भी कहते हैं। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एसेट को इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। सिंपल सा एग्जांपल है, वो वही वाली बात तो कह रहा है कि एक घर आपका खंडर पड़ा हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट कुछ इस प्रकार से कर दिया कि बिल्डर को देख करके वो नए जमाने का घर बन गया, 2 फ्लोर और बन गए, एक पे आप रह रहे हैं, 2 पे आपने किराए पे चढ़ाए,
और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किराए का पैसा आकर आप मजे रहो उसमें, और क्या कहते हैं, मजे करो। ठीक है, ये चीज है, ये एक एग्जांपल है जो कि हमने डिस्कस करा घर के कंसेप्ट से। देखिए, एक कंटेक्स्ट पकड़ के अगर एक एग्जांपल के थ्रू कंटेक्स्ट को समझा जाए ना, तो आर्टिकल पूरा इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल मैं इसलिए भी यूज करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये देखो एग्जांपल कुछ ऐसे भी एग्जांपल है ना कि अगर इंटरव्यू पूछ ले कि आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या इस चीज का, कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे एज एन आईएएस ऑफिसर तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, किस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। इसलिए मैं एग्जांपल से देता हूं, आप इन एग्जांपल्स को साइड में अपनी मैगजीन में या कुछ भी कॉलम में नोट कर लीजिए, मतलब पॉइंट बनाकर एक नोट कर लिया करो। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट के जो नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, यानी कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का जो फंडा है ना, मतलब यहां पर ऐसे एसेट्स इंक्लूड होते हैं जो कि सरकार के नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स का पार्ट होते हैं। मतलब ऐसे कैपिटल रिसिट्स जो कि सरकार के ऊपर एक तरीके से कर्जा नहीं चढ़ाते हैं। कर्जा क्यों नहीं चढ़ाते हैं? सरकार उनका कुछ भी नहीं कर रही है, वो खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। मतलब वो ना, मान लीजिए, मतलब मैं सरकारी कंटेक्स के अंदर में अगर बात करूं, वो रेल की पटरी बेकार पड़ी हुई है, वो रोड बेकार पड़ी हुई है, वो सरकारी बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है, बड़े सालों से 3-4 गवर्नमेंट्स बीत गई, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अंदर अगर उसमें हम घुसे तो लकड़ियां नहीं है, दीमक लग रहे हैं, मतलब बकवास बिल्कुल। उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदने के लिए या उधर कोई भी इनिशिएटिव चलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भाई है तो देश का हिस्सा, और पैसा जनरेट हो सकता है। आपने देखो, एक मैं चीज बताऊं आपको, आपने यूट्यूब पे एक वो वीडियोस देखी होंगी ना कभी कभार, कि कोई एक पुराना फोन या फिर एक कोई वो लाता है और उसको रीफर्निश करके एक नया बिल्कुल एक लुक दे देता है कि हम इसको रिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी एक, मतलब मान लीजिए एक तलवार है पुराने जमाने की, तो आपने यूट्यूब पे बड़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि वो पर्सन उस तलवार को ऐसे बिल्कुल नया कर देता है। वो एंशियंट जमाने की, मेडिवल जमाने की कोई तलवार है, और पर्सन ने उसको एक तरीके से ऐसी नई लुक दे दी कि अगर अब उसको सेल पे लगाया जाए तो वो लाखों करोड़ों में बिके। या एक पुरानी सी बाइक है या पुराना सा स्कूटर है, पर्सन ने उसको ऐसी लुक दे दी कि वो अब आज के टाइम में अगर हम लोग उसको बेचें तो टीवीएस वाले, हीरो होंडा वाले उसको खरीद ले, है ना, कोई भी कंपनी खरीद ले। तो ये चीज है एक तरीके से। अब सरकार के पास वो चीज खंडर आइडल पड़ी हुई है, लेकिन सरकार को एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज है उसके दिमाग में, यार ये नेशनल प्रॉपर्टी है, इससे रेवेन्यू जनरेट करा जा सकता है अगर हम इसको उपयोग में लाते हैं। तो क्या करेगी सरकार इसके लिए? फिर सरकार क्या करती है, इस प्रकार के अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि बेकार पड़े हुए हैं, और ये बेकार पड़े हुए हैं, अब आप समझ गए, यही तो बात हो गई ना। देखो, ब्राउनफील्ड, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है लेकिन बेकार पड़े हुए हैं, तो वो हो गए ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं? उसको रिफर्निश करके दीवारों पे पेंट कर दो, प्लास्टर चढ़ा दो, और नए नए क्या कहते हैं, बिल्डरों से नई नई डिजाइनिंग करवा दो, और बस मजे करो उसके बाद किराए पे चढ़ाकर। ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा घर के कंटेक्स्ट से। लेकिन अब सरकार की बात करते हैं। सरकार क्या करेगी, इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देगी। अब आपके दिमाग में आएगा प्राइवेट सेक्टर के हवाले क्यों, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हवाले, मतलब प्राइवेट लोगों के हवाले कर देगी। ठीक है, इससे 3 ऑब्जेक्टिव सर्व हो जाएंगे सरकार के। सबसे पहले तो देखो, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो कि सरकार अभी तक नहीं कर पा रही थी, अब उसकी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, यानी कि अब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट होने लगेगी। उसके बाद देखो, आप हमेशा अगर थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स जानते हो ना, नहीं भी जानते हो तो जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, और नहीं भी सुना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, ये चीज आप लिख भी सकते हो और ये चीज आप जान भी जाओ आज। देखो, पब्लिक जब भी कोई वर्ड आता है ना, पब्लिक इज ऑलवेज कंसर्न विद गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लैंग्वेज या फिर पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज। ठीक है, और जो प्राइवेट होता है ना, वो होता है रिलेटेड वर्ड प्राइवेट इंडिविजुअल से, यानी कि कोई भी बिल्डर वगैरह, मतलब जिसका सरकारी लेन देन का काम नहीं है, बस वो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। आप, मैं वगैरह, अभी जब तक हम लोग का आईएएस और यूपीएससी में कोई मतलब नाम नहीं आ रहा ना, हम लोग अभी प्राइवेट बंदे हैं। ठीक है, या प्राइवेट बंदी हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम लवासना से ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर कर आ गए, हम बन गए पब्लिक, हम बन गए गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज है, आप ये चीज याद रखना। अब देखो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। देखो, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में अक्सर आपने देखा होगा एक दिक्कत हमेशा रहती है, आप कहीं ना कहीं पक्का इसको पढ़ते होगे, एक इनएफिशिएंसी की दिक्कत रहती है। कि मतलब सरकार के पास ना इतनी कैपेसिटी, इतने रिसोर्सेज, इतनी मैन पावर नहीं होती कि वो इनोवेट कर सके, इन्वेंशन कर सके, या कुछ भी कर सकते। लेकिन वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है। इसका सबसे ठोस एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे रेलवेज है, सरकारी रेलवेज है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई रेलवेज है, कितनी बेकार हालत होती है रेलवे स्टेशन पे, आप 5 मिनट खड़ी नहीं रह सकते बदबू के मारे। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी प्राइवेट ठेकेदार को रेलवे बनाने का काम दें, अब इसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट करूं, एक चीज, बुलेट ट्रेन।
बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सरकार को अगर हमारी बना पाती तो बहुत साल पहले बना लिया होता, लेकिन जापान की हेल्प ली। अब जापान की सरकार हेल्प कर रही है, लेकिन कुछ हैं तो जापान के प्राइवेट बिल्डर्स ना जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप सरकारी बिल्डिंग को देखो, और नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश के अंदर आप भोपाल, इंदौर, इन सब की बिल्डिंग्स को देखो, प्राइवेट लोगों की बिल्डिंग को, ये फर्क हो जाता है। आप एक सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके क्वार्टर को देखो, और आप दिल्ली में या कहीं भी मेट्रोपॉलिटन शहर में लोगों के प्राइवेट घरों को देखो। तो प्राइवेट लोगों के पास इसका मतलब एक तरीके से ऐसा होता है, इन्वेंशन कैपेसिटी, रिसोर्सेज होते हैं। सरकार हमेशा रेड टेपिज्म की शिकार होती है। शिकार क्या होती है, मतलब प्रमोट होता है सरकार की तरफ से रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक ना गवर्नेंस का शब्द है दोस्तों। लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस की बुक आती है ना, उसमें आपको ये मिलेगा, हम भी कवर करेंगे इसको इसमें। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म क्या होता है, आप इसको भी सीख जाओ। देखो, रेड टेपिज्म का शब्द का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई एक फाइल है, एक फाइल है, यहां पर देखिए, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं। एक फाइल है, उस पे सरकार ने एक तरीके से, सरकार ने या किसी भी अथॉरिटी ने एक तरीके से उस पे ये आपकी बात सुनी और कोने में दबा कर रख दी इसको। इस पे रेड कलर की टेप या रेड कलर का धागा लगा के, जैसी सरकारी फाइलें दिखती है। रेड टेपिज्म का मतलब पता क्या होता है, सरकार के काम ना फाइलों के थ्रू पास होते हैं, लेकिन वो धीरे 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 इतनी आराम से पास होते हैं कि तब तक पता चला बंदा ही मर जाए, और उसकी जो उसको इंसाफ चाहिए था या कोई भी उसको दिक्कत थी, वो उसका काम हुआ ही नहीं। इसको कहते हैं रेड टेपिज्म। और रेड टेपिज्म पता है किसके लिए क्रिटिसाइज करा जाता है वर्ड, ये भी चीज जान जाओ। ये चीज यूज होती है ब्यूरोक्रेसी के लिए। मतलब हम जिस चीज के एग्जाम कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर टॉन्ट है सबसे बड़ा जिंदगी में, सबसे बड़ी गाली जो हम लोग खाएंगे ना, तो वो चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी तक जो आईएएस ऑफिसर सबसे बड़ी गाली खाते हुए आए हैं, सबसे गंदी गाली जो उनको पड़ती है वो होती है रेड टिपिज्म की गाली। ये चीज आप याद रखना, गाली के कंटेक्स्ट में आप शायद से याद रख सकते हो कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी होती है कि ब्यूरोक्रेसी का काम धीरे 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 चलता रहता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर को अगर हम लोग ये चीज दे देंगे तो जल्दी जल्दी वो होगा। क्योंकि देखो ना, अगर ये पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर इसके पोटेंशियल अनलॉक करनी होती सरकार को, तो कितने साल पहले कर चुकी होती। लेकिन नहीं कर पाई ना, सरकार को समझ में आ रहा है कि वो फेल कर चुके हैं। ये बिल्डिंग बिल्डिंग ऐसी पड़ी रहेंगी, और इन पे दिमाग, और क्या कहते हैं, मतलब एक, मतलब अगर मैं मजाक करूं तो मतलब आप समझ जाओ कि ये ऐसी खंडर पड़ी रहेंगी। सरकार को समझ में आ रहा है कि इनके ऊपर ना जब तक भूत प्रेत का साया नहीं आ जाएगा ना, तब तक ये खाली पड़ी रहेंगी। तो बेटर है कि इनको किसी और चीज में कन्वर्ट करके, एक फ्रेश आउटलुक देकर, 7 स्टार 5 स्टार होटल की तरह कुछ बनाकर, किसी और चीज में कन्वर्ट करके इनसे पैसा निचोड़ा जाए, निकाला जाए। पैसा निचोड़ा जाए, यहां पर ये कोई करप्शन की बात नहीं हो रही। मतलब सरकार की ये बिल्डिंग है, लेकिन आइडल पड़ी हुई थी, तो अब उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उसको, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू रेज कर रहे हैं। ये है पूरा का पूरा मतलब। ठीक है, अब क्या है, और क्या होगा इससे, नए नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट होंगे। क्योंकि कैसे क्रिएट होंगे, जो अभी तक अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स पड़े हुए थे, तो अब उनका फ्रेश आउटलुक हो तो रहा है, तो लोग खरीदेंगे, ठेकेदार खरीदेंगे, कोई किराए पे खरीदेगा, कोई खरीदेगा, कुल मिलाकर सरकार के पास पैसा जाएगा। और ये जो वर्ड है ना, हिथरटू अनयूटिलाइज, हिथरटू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभी तक। अभी तक जो बिल्डिंग अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज पड़ी हुई थी, पब्लिक एसेट्स, सरकारी बिल्डिंग, उनको अब यूज में लाना है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, एक चीज आप ध्यान रखना यहाँ पर। देखो, ये जो सरकार ना अपनी बिल्डिंग सौंप रही है प्राइवेट लोगों को, है ना, तो ये एक प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट मत समझना आप इसे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि सरकार ने अपना मालिकाना हक पूरा का पूरा दे दिया किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। जैसे बड़े सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या पीएसयूज जो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो सरकार उनका मालिकाना हक दे देती है ना, पूरी तरीके से। मतलब जैसे एक चीज बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, पहले जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर, 1 मिनट रुकना, इसको इरेज करते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब देखो, समझना बात को, कि होता क्या है कि अगर कोई भी एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कि इसकी बात करें, एमटीएनएल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एमटीएनएल एक पीएसयू है। ठीक है, अब या कोई भी चीज पता है, सरकारी पीएसयू कब होती है, उसके अंदर 51% शेयर्स ना एटलीस्ट गवर्नमेंट के होने चाहिए, तभी तो आप मालिक हुए। और 49% अगर हो भी प्राइवेट इंडिविजुअल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेजोरिटी शेयर, जो मेजोरिटी हिस्सेदारी है, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट पता कब होती है, जब ये रिवर्स हो जाता है कि 49% अब जो है सरकार के पास है, मतलब लेस देन 50% होना चाहिए। मतलब जो हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहते हैं ना, लेस देन 50% जो है वो सरकार के पास अब हो गया। अब लेस देन 50% हो गया, तो इसका मतलब मालिक तो रहे नहीं ना,
आप जानते हो ना 50% में हर चीज टाई हो जाती है, इक्वल इक्वल हो जाती है। 51% इसका मतलब मैं मालिक, 49% अगर आप, तो आप अंडर काम करोगे मेरे, ये चीज है। ठीक है, लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है, दिस इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी ओनर है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को रिन्यूएट करने के लिए ये चीज करा है। जहां पर देखो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अब देखो, अब देखना इसकी अंग्रेजी कितनी टिपिकल थी जो मैंने आपको ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड समझाया। देखो, इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो एसेट है ना वो अभी तक ना अच्छे से मोनेटाइज नहीं थे, या फालतू ऐसे ही पड़े हुए थे, या अंडर यूटिलाइज थे, लैंग्वेज का मतलब ऐसे ही फालतू पड़े हुए थे, खंडर बिल्डिंग बन के पड़ी हुई थी। अब उनको लिमिटेड पीरियड के लिए ट्रांसफर करा जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए करा जा रहा है, ताकि जो अनलॉक आइडल कैपिटल है, जो खाली पड़े हुए, आइडल मतलब क्या होता है, खाली पड़े रहना, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करा जा सके। वही दोस्तों घुमा फिरा कर बातें हैं। ठीक है, अब जो फंड्स जब रिसीव हो जाएंगे, जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, फ्रेश रेन्यूएट हो जाएगी, सरकार इसको किराए पर दे देगी। ठीक है, अब जो पब्लिक अथॉरिटी के पास इससे पैसा आएगा, तो सरकार की उससे हेल्प हो जाएगी कि आए हुए पैसे से सरकार जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है किसी और सोशल सेक्टर स्कीम के अंदर, या दूसरी पब्लिक प्रायोरिटीज के लिए। इससे सरकार को हेल्प होगी कि ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे उसको अपने एसेट से, और वो एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है। और प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो है एक तरीके से और हेल्प और इनोवेशन प्रोवाइड कर सकती है, उनका बिजनेस और एक्सपेंड होगा। उनको लगेगा अब सरकार के प्रोजेक्ट्स के ठेके ठेके मिल जाते हैं हमें, तो उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और सरकार एक ट्रस्टेबल रिलायबल पार्टनर है ना, वो तो पैसे वापस करेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे इसको मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर पहले, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में बताया था मैंने आपको, पॉलिटी में, पीटी 365 में। देखो, सॉवरेन क्लेम जिस चीज पे होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये सरकार का क्लेम होता है एक तरीके से किसी भी चीज पे, कि मतलब आप समझ पा रहे हो ना, सॉवरेन क्लेम का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सरकार से अगर आप कोई भी उसका ठेका या कुछ भी लेते हो, तो वो नहीं भागती वो, कि आपको सरकार के खिलाफ करके कोर्ट केस करना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं करे। नहीं, सबसे रिलायबल ट्रस्टेबल क्लेम अगर आप किसी से कर सकते हो, वो सरकार से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन साइकिल वर्क कैसे करेगी। देखो, एक तो कुछ एग्जिस्टिंग एसेट बेस है, कहने का मतलब क्या है, ऑलरेडी बिल्डिंग वगैरह बन रखी है कुछ देश के अंदर। और ये ऑलरेडी क्यों बन रखी है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा दोस्तों एम है ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। यहां पर पता है ना आपको, ये देखो हमने डिस्कस करा था ब्राउनफील्ड का, और ब्राउनफील्ड में ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, नए नहीं बनाते। इसको हमें फिर मोनेटाइज करना है एग्जिस्टिंग एसेट्स को, कुछ भी मतलब बिल्डिंग रेनोवेट करके, टाइले वाइले लगाकर, अच्छी सी लुक देकर। ठीक है, इससे प्रोसीड्स का मतलब जो पैसा आएगा मोनेटाइजेशन को करके, वो सरकार के पास पैसा आता चला जाएगा। ठीक है, और उस पैसे को सरकार दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज कर सकती है। तो ऐसे सरकार ने एक तरीके से घुमा फिरा के एक चीज को यूज करा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके घर पे मान लीजिए कोई पुरानी मारुति 800 पड़ी हुई है। ठीक है, आपने उसमें इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करवाई कि आपने उसके अंदर सीएनजी वीएनजी वो लगाकर एक अच्छी लेवल की उसको मतलब एक लुक दे दी कि अब वो मारुति 800 जैसी जो मतलब गाड़ी है, जिस लेवल का वो एवरेज वगैरह सब कुछ देती थी, चलने की जो स्पीड थी, आपने सब कुछ चेंज कर डाला उसके अंदर। ठीक है, घर पे खाली पड़ी हुई थी, थोड़ा सा पैसा आपने अपनी साइड से लगा दिया। अब क्या है, आप इसको ना टूर एंड ट्रेवल के लिए चलवाने लगे। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल के लिए आपने अपनी गली मोहल्ले में अनाउंस कर दिया कि हमारा ये एक गाड़ी है जो कि अगर आपको रोहतांग, कुल्लू, मनाली वगैरह कहीं पर भी जाना है, तो बहुत सस्ते एज कंपेयर टू दूसरे टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के रेट पर हमारी गाड़ी जाएगी, और आपने एक ड्राइवर रखवा दिया। ठीक है, अब बताओ आपने क्या करा इसके साथ, एसेट मोनेटाइजेशन करा कि नहीं करा। यही है, यही चीज है, यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या था, आपने टॉपिक देखा ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि एनएमपी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो मोनेटाइजेशन हो रहा है एसेट्स का, इसको आइडेंटिफाई करा गया कि ये एक 3 पिलर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि हमारे देश में सरकार का एक विजन है ना, जो कि यूनियन बजट 2021-22 पिछले यूनियन बजट में बोला गया था। सरकार ने बोले थे कि हम 3 पिलर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर सके एक सस्टेनेबल तरीके में, और एक बड़ा चढ़ाकर मतलब क्या, अभी तक जितना पैसा लग रहा था उससे ज्यादा पैसा हम मतलब लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और सस्टेनेबल वे में, मतलब ये नहीं कि पैसा वन टाइम इन्वेस्ट करके लगा दिया उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मतलब मान लीजिए पैसे लगाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू यहाँ आई, लेकिन थोड़े टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर खराब भी तो होते हैं, फिर उसकी वैल्यू यहाँ आई। तो जब यहाँ आएगी ना इसकी वैल्यू, यहाँ पर सरकार फिर से पैसा लगाएगी इसको ऊपर उठाने के लिए, इसका स्टैंडर्ड रेस करने के लिए। फिर अगर ये नीचे आता है तो सरकार फिर से यहाँ पर पैसा लगाएगी। ये चीज है सस्टेनेबल वे में। ठीक है, तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये सरकार का वन ऑफ द एम है कि वो कैसे एसेट की मोनेटाइजेशन करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन,
जो कि वर्क करता है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ, जिसको 2019 में सरकार ने अनाउंस करा था। इन सारे प्रोजेक्ट्स का गवर्नमेंट फ्रेमवर्क यही है कि जो हमारे देश में कोर एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत है लेकिन वो अंडर यूटिलाइज पड़ी हुई है, उनकी मोनेटाइजेशन करके उनकी वैल्यू बढ़ाना। मोनेटाइजेशन जो होती है डिसइन्वेस्टमेंट, जब मैंने बताया कि सरकार अपने पूरे इक्विटी शेयर निकालकर सारा का सारा मालिकाना हक जो प्राइवेट लोगों को दे देती है, ठीक है। या फिर मोनेटाइजेशन जब होती है नॉन कोर एसेट्स की, इसको इंक्लूड नहीं करा गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो वो साफ साफ बोल तो रहा था अभी हमें, जब हमने ऊपर देखा था कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करा जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको बताई जा रही है कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मकसद ये नहीं है डिसइन्वेस्ट करना या फिर नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज करना। अब आपके दिमाग में आया होगा एक कोर एसेट यहाँ पर लिख रखा है नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स लिख रखा है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो चलिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, कोर एसेट, जो एसेट ना सेंट्रल है टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी, मतलब वो बिजनेस उनके बिना हो नहीं सकता। अगर वो जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एसेट्स हैं, अगर वो बर्बाद हो जाए तो वो चीज सरकार आगे कैरी नहीं कर सकती, आगे नहीं चला सकती, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए लोगों को, जनता को जो जरूरी एसेट्स हैं, जो कोर एसेट्स हैं, जो सरकार के बिजनेस में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोर एसेट्स। हमसे पता चल रहा है दे आर द कोर ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे एसेट जैसे कोई लैंड पार्सल हो गए, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन कोर एसेट्स। नॉन कोर एसेट मतलब अब आप कहोगे बिल्डिंग और ये क्या कहते हैं लैंड वगैरह नॉन कोर क्यों? क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर ही मान लो ना आप, एक सरकारी बिल्डिंग खंडर पड़ी हुई है, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? उसके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना, यहाँ नहीं तो यहाँ चले जाएंगे। जैसे आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, पार्लियामेंट को देख लीजिए कि पहले अभी तक उसकी बिल्डिंग कहीं और थी, इस शेप की थी। अब क्या हो रहा है उसका, एक ट्रायंगुलर शेप में वो बन रही है और दूसरी जगह पर बन रही है उसकी बिल्डिंग कुछ ऐसी बन रही है ना, इस शेप की बिल्डिंग, यही चीज है। तो सरकार कहीं और चली गई, शिफ्ट हो गई, जब उसको जरूरत थी कि आने वाले जब एक तरीके से सेंसस के आंकड़े बदलेंगे और लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बढ़ेगी तो ज्यादा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है, ये चीज है। तो टोटल जो वैल्यू है इसकी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए, कोर एसेट्स के लिए वो रखी गई है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए 6 लाख करोड़ रुपए, जो कि सरकार ने बोला कि आने वाले 4 साल तक फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 तक खर्च करेगी सरकार। ये बिल्कुल मिलती जुलती है उस वैल्यू से जो कि सरकार ने बोला था। ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेशनल ये जो था ना एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दोनों प्रोजेक्ट सिमिलर से है ना, मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये वन ऑफ द ये 3 पिलर थे जो कि लास्ट यूनियन बजट 2021-22 के अंदर सरकार ने अनाउंस करे थे। तो ये नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब पैसा एलोकेट करा था सरकार ने, 111 लाख करोड़, ठीक है। तो 111 लाख करोड़ का लगभग 5.4% है ये, जो कि एलोकेट करा गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर। तो यहाँ पर आप ये नहीं कि कितना क्या एलोकेट करा गया, बकवास है पॉइंट, छोड़ दीजिए इसको। आप बस ये याद रखना, एक हिंट बता देता हूं मैं इससे क्या निकल सकता है क्वेश्चन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्या ये कनेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। पैसा किसके अंदर ज्यादा एलोकेट करा गया है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर ज्यादा पैसा एलोकेट करा गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का तो वो सिर्फ लगभग 5.5% है पैसा, 5.4%, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर एलोकेट करा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा किसके अंदर, कम किसके अंदर, ठीक है। तो जो फ्रेमवर्क है ना मोनेटाइजेशन के लिए, जो कि कोर एसेट जो मतलब जो कोर एसेट्स का जो मोनेटाइजेशन हो रहा है, वो उसके 3 इंपॉर्टेंट रोल होंगे। एक तो राइट्स का मोनेटाइजेशन यहां पर होना है, ना कि ओनरशिप का। जैसा कि वही बात ये जो हमने पहले बात करी थी कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो ऑफर करा जा रहा है। उसके बाद ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में करा जा रहा है ताकि एक स्टेबल तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो सके। फिर स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह वो मिलेंगे। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये जो डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क के अंतर्गत और ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत ये चीज है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये वाले पॉइंट से बन सकता है। वैसे इजी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग मतलब क्या? यहां पर ना ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर, मतलब मान लीजिए कि अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाना तो सरकार ने उनको दे दिया ठेकेदारी, नहीं। यहां पर बिडिंग प्रोसेस होगी, बोलियां लगेंगी, और बोलियां पता है किस बेसिस पे लगेंगी? ये भी देखो इसके अंदर ना बहुत बारीक तरीके से जस्टिफाई कर रखा है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, यानी कि
उन लोगों को दिया जाएगा कि उनका देखा जाएगा कि उन्होंने पास में परफॉर्म कैसा करा है। ठीक है, जो एसेट्स और ट्रांजैक्शन जो कि आइडेंटिफाई करी गई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत, वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मतलब रोल आउट होंगी। और वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर देखिए एसेट मोनेटाइजेशन के मॉडल कौन कौन से हैं। एक तो है डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच और दूसरा है स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अप्रोच। यहाँ पर बात होगी ब्राउन फील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स की, यानी कि मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहाँ पर शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बड़े सारे मॉडल्स हैं। देखिए ये ना मतलब छोटे छोटे मॉडल्स हैं, हम फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन होगी कि सर्विस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के पास रहेगी, यानी कि सरकार के पास मालिकाना हक रहेगा। बस जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगी। इसके भी तीन मतलब पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर। जैसा कि जो टोल ऑपरेशन के टाइप पे होता है, टोल ऑपरेशन मतलब जो हाईवेज जब आप जाते हैं या एक्सप्रेस वे जाते हैं तो जो वहां पर टोल नहीं होते हैं जहां पर आप पैसे मतलब वो और वो कटवाते हैं। ठीक है, जैसे फास्टैग से आप क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह पास कर लेते हैं। तो ये पता है कैसे बनाए जाते हैं कि सरकार जो है वो मालिकाना हक सरकार के पास है। हाईवे का टेंडर दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, मेंटेनेंस को वो कर रहे हैं, ऑपरेट वो कर रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास, और मिल बांट कर मतलब दोनों वो कर रहे हैं। इसलिए तो उसका नाम था ना, ऊपर देख रहे हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है। फिर ऑपरेट, मेंटेन, डेवलप। ठीक है, ये एयरपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में ये यूज होता है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों निकल सकता है वैसे, पता है। ऑपरेट, मेंटेन, डेवलप का एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं, तो एयरपोर्ट, ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर, हाईवेज, टोल टैक्स। और डिजाइन, बिल्ड, ट्रांसफर, ऑपरेट, ट्रांसफर, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर। डिजाइनिंग होगी, बिल्डिंग होगी, पैसा दिया जाएगा, ऑपरेट करा जाएगा और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये चीज होती है रेलवेज के अंदर, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स है ना, ये लॉन्ग टर्म लीज के लिए दी जाते हैं। इसको अडॉप्ट करा जा सकता है जैसे टेलीकॉम। ठीक है, लंबे समय के लिए, जहां पर लाइसेंस जो होता है, वी आर द लाइसेंस टू प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, ये ऑलरेडी प्राइवेट पार्टी के साथ वो मिलाकर दे दिया जाता है कि मतलब आप एग्जाम्पल मतलब ये हो सकता है कि इंटरनेट को डेवलप करो अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। ठीक है, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, सर्विसेज को डेवलप करो, ये चीज। फिर है इसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लीज किस किस चीज के लिए। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टाइम के लिए होती है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवाइट। इसको 2014 में इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ओनर्स को बोला जाता है कि वो आप अपने पैसे यहाँ पर लगा सकते हो और प्रॉफिट मतलब मिल बांट कर आपको मिल सकता है। फिर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट किससे रिलेटेड होता है आपको पता ही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि एलिजिबल होते हैं उनको सिर्फ एक तरीके से परमिशन दी जाती है ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों ये हमने बहुत डिटेल में मतलब डिस्कस करा, तो आपको ये पता लग गया होगा। हाँ, एक चीज़ रह गई है हमारी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। ये देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का पीरियड कितना होगा। ये बिल्कुल मिलता जुलता पीरियड है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से रिलेटेड। 4 साल का पीरियड होगा, 2022 से लेकर 2025 तक ये ऑपरेट करेगा। की सेक्टर्स कौन कौन से आइडेंटिफाई करे गए हैं इसके अंदर, तो वो आप यहाँ पर देखिए कि टॉप 5 सेक्टर्स जिनकी 83% एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू है, तो वो कौन से आइडेंटिफाई करे गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको एक बारी। एक है दोस्तों रेलवेज, फिर पावर, फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस और टेलीकॉम। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।